इतिहास की चर्चा अक्सर बड़े बड़े और स्थिर साम्राज्यों तक ही सीमित रह जाती है ना? मुगल, दिल्ली सल्तनत या फिर चोल साम्राज्य। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे उपमहाद्वीप के उन विशाल हिस्सों का क्या जिनका कोई नक्शा तक नहीं था? मुख्य धारा के इतिहास से दूर इन इलाकों के नियम बिल्कुल अलग थे, बहुत ही डायनामिक। तो आज के इस स्रोत आधारित विश्लेषण में हम इसी छिपे हुए इतिहास की परतें खोलेंगे और उन ताकतों को समझेंगे जिनका उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज था। स्क्रीन पर दिख रहा है ये शानदार चित्र देखिए। ये संथाल समुदाय द्वारा बनाया गया एक चित्र है जो उनके पारंपरिक नृत्य को दर्शा रहा है। ये हमें उन बेहद जीवंत संस्कृतियों की याद दिलाता है जो बड़े शहरों की चकाचौंध और राजधानियों की पहुंच से बहुत दूर जंगलों और पहाड़ियों में फल फूल रही थीं। ये सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरी अलग दुनिया थे, जिनके अपने नियम, अपनी परंपराएं और अपना एक अलग सिस्टम था। और यहीं से एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, इन महान साम्राज्यों की सीमाओं के पार, उन अनजान जमीनों पर असल में राज किसका था? ये सवाल हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां हम पारिवारिक रिश्तों की अहमियत, खानाबदोश कारवां के लंबे रास्ते और घने जंगलों में पनपे बेहद शक्तिशाली साम्राज्यों के बारे में जानेंगे। ये वो कहानियां हैं जो अक्सर बड़े साम्राज्यों के शोर शराबे में कहीं दब कर रह जाती हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, साम्राज्यों के पार की दुनिया। अगर हम मुख्य धारा के सत्तावादी ढांचे और इन जनजातीय समाजों को अगल बगल रखें तो एक बहुत ही बुनियादी अंतर नजर आता है। एक तरफ हमारे पास वर्ण आधारित समाज था, बिल्कुल कठोर वर्ग, ब्राह्मणों द्वारा तय किए गए नियम और भारी असमानता, सब कुछ एक तय सीमा में बंधा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जनजातीय समाज था। यहाँ खून के रिश्ते और आपसी भाईचारा सबसे ऊपर था। ये लोग जमीन और जंगलों जैसे संसाधनों पर एक साथ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। इनकी अपनी समृद्ध मौखिक परंपराएं थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थीं। यानी ये एक बिल्कुल ही अलग और साझा जीवन शैली थी। और अगर ये लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे या सीमित इलाकों तक थे, तो इस नक्शे पर नजर डालिए। ये जनजातीय समूह पूरे उपमहाद्वीप में बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, उत्तर पश्चिम के दुर्गम पहाड़ों से लेकर पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक, और बीच के कई बड़े मैदानी और पठारी हिस्सों में इनका ही दबदबा था। पूरा का पूरा उपमहाद्वीप इन विविध और स्वतंत्र समूहों से भरा हुआ था। यहाँ ये बात भी बेहद अहम है कि इनमें से कुछ कबीले तो इतने शक्तिशाली थे कि बड़े साम्राज्य भी उनसे घबराते थे, जैसे पंजाब क्षेत्र में खोखर और गख्खर, उत्तर पश्चिम में बलूची, बिहार और झारखंड में चेरो, मुंडा और संथाल, और पश्चिमी और मध्य भारत में भील। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि गख्खर कबीले का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनके प्रमुख कमाल खान गख्खर को खुद सम्राट अकबर ने अपने दरबार में मनसबदार का दर्जा दिया था। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनका राजनीतिक दबदबा कितना मजबूत था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, खानाबदोश और घुमंतू व्यापारी। ये घुमंतू पशुपालक उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक कड़ी हुआ करते थे। ये लगातार यात्रा करते थे, अपने जानवरों पर भारी सामान लाद कर। वे अपने जानवरों के दूध, घी और ऊन जैसी चीज़ों के बदले में शहरों और गांवों से अनाज और कपड़े लेते थे। इस तरह के निरंतर व्यापारिक लेन देन के जरिए वे एकदम अलग थलग पड़े जनजातीय इलाकों को बड़े और बसे हुए शहरों के बाजारों से मजबूती से जोड़ देते थे। एक तरह से ये उस समय की पूरी सप्लाई चेन थे। और इन घुमंतू व्यापारियों में सबसे प्रमुख नाम आता है बंजारों का। इनके विशाल कारवां को टांडा कहा जाता था। इतिहास का ये तथ्य वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से लेकर ताकतवर मुगल सम्राटों तक ने अपनी विशाल सेनाओं और शहरों तक अनाज पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से बंजारों पर ही भरोसा किया। जरा सोचिए, बड़े सैन्य अभियानों के दौरान इनके टांडा में 1 लाख तक बैल शामिल होते थे। ये बैल मीलों दूर तक भारी मात्रा में रसद ले जाते थे। इस पूरे सिस्टम का स्केल कितना विशाल था, इसे 17वीं सदी के अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी के इस विवरण से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा है, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। वे वहां से अनाज खरीदते हैं जहां ये सस्ता होता है और वहां ले जाते हैं जहां ये महंगा होता है। ये कोई छोटा मोटा व्यापार बिल्कुल नहीं था। पूरा का पूरा परिवार, महिलाएं, बच्चे सब इस लंबे और कठिन सफर का हिस्सा होते थे। हमारा तीसरा भाग है एक बदलती सामाजिक व्यवस्था।
अब देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, समाज की ज़रूरतें भी बदलने लगी। नए कौशल और स्किल्स की डिमांड पैदा हुई और इसी बदलाव से जन्म हुआ जातियों का। ये असल में छोटे और विशिष्ट कौशल वाले उपसमूह थे जो पुरानी वर्ण व्यवस्था के भीतर से ही निकले। लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री जैसे कारीगरों को अलग जातियों के रूप में मान्यता मिलने लगी। और इसी लंबी प्रक्रिया में जो जनजातियां पहले जंगलों तक सीमित थी, उन्हें भी धीरे धीरे मुख्य धारा के जाति आधारित समाज में शामिल कर लिया गया। ये जो जनजातियों का मुख्यधारा में आना था, ये बड़ा दिलचस्प था। ज्यादातर जनजातियां तो नई व्यवस्था में निचली जातियों के रूप में शामिल हुईं, लेकिन जो प्रमुख और ताकतवर जनजातीय परिवार थे, वो सीधे शासक वर्ग में पहुंच गए। हूण और चंदेल जैसे कई नए और ताकतवर राजपूत कबीले असल में पहले जनजातियां ही हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम की कई जनजातियों ने कट्टर जाति व्यवस्था को पूरी तरह नकार दिया और इस्लाम अपना लिया। मतलब पूरे उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़े स्तर का सामाजिक बदलाव चल रहा था। चलिए अब एक केस स्टडी देखते हैं, भाग 4 में गोंड जनजाति। गोंड समाज की पूरी इकोनॉमी और जीवन शैली उनकी एक खास तरह की खेती पर टिकी थी, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ये एक साइकिल की तरह था। पहले वे जंगल के एक हिस्से में पेड़ पौधों को काट कर जलाते, फिर उसी उपजाऊ राख में अपनी फसल बोते। जब कुछ सालों बाद उस जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती, तो वे वहां से आगे बढ़कर एक नई जगह साफ करते। गोंदवाना के इतने बड़े क्षेत्र में गोंड कबीले इसी लचीली व्यवस्था के दम पर पीढ़ियों तक टिके रहे। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70,000। अकबरनामा में गड़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य का जिक्र है और उसमें बताया गया है कि इस साम्राज्य में 70,000 गांव शामिल थे। ये इस बात का एक बहुत ही पक्का सबूत है कि इन जनजातीय समाजों ने कितना विशाल और जटिल नेटवर्क तैयार कर लिया था। ये सिर्फ जंगलों में रहने वाले लोगों का कोई छोटा समूह नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित और शक्तिशाली राज्य था। और इसी गोंड साम्राज्य के इतिहास से निकलकर आती है रानी दुर्गावती की कहानी। 1565 में जब मुगलों की आधुनिक हथियारों से लैस विशाल सेना ने गड़ा कटंगा पर हमला किया, तो इस बेहद योग्य शासक ने हार मानने के बजाय डटकर उनका सामना किया। उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेकने के बजाय युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अपनी जान देना बेहतर समझा। उनके अदम्य साहस और अपने साम्राज्य की स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा वाकई कमाल की थी। हमारी दूसरी केस स्टडी है भाग 5 में अहोम साम्राज्य। अहोम साम्राज्य का राजनीतिक और सैन्य विकास बहुत ही चौंकाने वाला था। 13वीं सदी में वे म्यांमार के इलाकों से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए। 1523 तक उन्होंने चुटिया साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? 1530 के दशक में ही उन्होंने फायर आर्म्स यानी आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और 1660 के दशक तक तो वे खुद उच्च गुणवत्ता वाली तोपें और बारूद बना रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने मुगलों की भारी भरकम सेनाओं को भी कड़ी टक्कर दी। अगर हम प्रशासन की बात करें तो अहोम लोग गोंडों से एकदम अलग थे। इनका प्रशासन बहुत ही केंद्रीकृत और सख्त था। उनका पूरा राज्य पाइक व्यवस्था पर टिका था। पाइक वो लोग थे जिन्हें राज्य के कामों और सैन्य अभियानों के लिए श्रम करने को मजबूर किया जाता था। नियम एकदम कड़े थे। हर गांव को रोटेशन के आधार पर एक तय संख्या में पाइक भेजने ही पड़ते थे। यही वो सख्त प्रशासनिक ढांचा था जिसने इतने बड़े पैमाने पर उनका निर्माण और सैन्य अभियान संभव बनाया। अब ये मत सोचिएगा कि अहोम सिर्फ लड़ने वाले योद्धा थे। सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से वे कितने आगे थे, ये उनके बुरंजी नामक ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है। उन्होंने बाकायदा अपना इतिहास सहेजने के लिए इन विस्तृत ग्रंथों को लिखा, पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में। उनके समाज में कला, रंगमंच को खूब बढ़ावा मिला और संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी हुए। बाहरी दुनिया से छिपा हुआ उनका एक बहुत ही समृद्ध बौद्धिक जीवन था। तो अंत में ये सवाल उठता है, सदियों तक चले संस्कृतियों के इस विशाल मिश्रण ने हमारे आज के सामाजिक ताने बाने और उन अदृश्य पदानुक्रमों को कैसे आकार दिया है जो आज भी समाज में मौजूद हैं? क्या इन शक्तिशाली जनजातीय साम्राज्यों, लगातार चलते खानाबदोश कर्मा और नए बने राजपूत कबीलों के निशान आज भी हमारी परंपराओं में जिंदा है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को समझने के बाद जहन में जरूर आना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।